नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी पाठ नंबर 8 क्रांतिकारियों का तपोवन अंडमान निकोबार द्वीप समूह नामक पाठ का वीडियो लेकर के आए हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंग्रेजों के शासनकाल में किस प्रकार की स्थिति थी और यहाँ पे कैसे लोगों को भेजा जाता था, इससे संबंधित सारी बातें के पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आज आधुनिक युग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। तो है प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला में संकलित है। यह पाठ हमारी हिंदी पाठमाला में संकलित है। बहुत कष्ट और दुखों के बाद, बहुत कष्ट और दुखों के बाद, दुख झेलने के बाद हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी का रास्ता बहुत कठिन था और सचमुच आज़ादी के वे दीवाने पोर्ट ब्लेयर में बनी उस सेल्यूलर जेल में जीवन बिताने के लिए तैयार रहे जो नर्क से भी ज्यादा भयानक थी। आज आज़ादी के बाद हालात बदले और आज वही पोर्ट ब्लेयर सैलानियों की सैरगाह बन गया है। इस पाठ के माध्यम से हम इस द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। इस द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। क्रांतिकारियों का तपोवन, क्रांतिकारियों का तपोवन अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए करा क्रांतिकारियों का तपोवन, तप माने कष्ट, वन माने जंगल होता है, क्रांतिकारी माने क्रांति करने वाले लोग। अंग्रेजों के शासनकाल में जो भी व्यक्ति उनके विरुद्ध कोई आवाज उठाता था उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया जाता था, जिसे न तो जिंदा न तो मुर्दा पुनः वापस नहीं लाया जाता था और उनको वहां पर तमाम प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। कठिन से कठिन उनको दंड दिया जाता था और उनकी मृत्यु होने पर वहीं पर उनको दफना दिया जाता था। वापस उन्हें उनके घर सजा पूरी होने पर भेजा नहीं जाता था। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं क्रांतिकारियों का तपोवन या काले पानी की सजा। काले पानी की सजा का मतलब यही है कि वहां उस कैदी को सजा दी जाती थी जो तो न तो जिंदा न तो मुर्दा पुनः वापस नहीं आ सकता था। ऐसे कैदियों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया जाता था। तो आइए आज हम लोग इस पाठ में आए हुए क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे और क्रांतिकारियों से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जो जेलें हैं, उनका भी इस पाठ में जिक्र किया गया है, इनका भी वर्णन किया गया है। और आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति क्या है उसके बारे में भी इस पाठ के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका देखेंगे और इसके शब्दार्थ को देखने के बाद पाठ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए करा है, बहुत कष्ट और दुख झेलने के बाद हमें आजादी मिली है। बहुत कष्ट और दुख झेलने के बाद हमें आजादी मिली है। आजादी पाने का रास्ता बहुत कठिन था। आजादी पाने का रास्ता बहुत कठिन था। सचमुच आजादी के वे दीवाने पोर्ट ब्लेयर में बनी उस सेल्यूलर जेल में जीवन बिताने के लिए तैयार रहे। कहा कि सचमुच आजादी के वे दीवाने पोर्ट ब्लेयर में बनी उस सेल्यूलर जेल में जीवन बिताने के लिए क्या हो गए, तैयार रहे, जो नर्क से भी ज्यादा भयानक थी। वह जेल नर्क से भी ज्यादा भयानक थी। वहां पे रहने वाले कैदी को न तो ठीक से भोजन दिया जाता था
और उनके शरीर से यहाँ तक कि सैनिकों को लड़ने के लिए खून भी निकाल करके उनको शरीर से सैनिकों को दे दिया जाता था और ठीक से भोजन नहीं दिया जाता था और पूरे दिन उनसे काम करवाया जाता था। आज आजादी के बाद हालात बदले और आज वही पोर्ट ब्लेयर सैलानियों के लिए पर्यटकों के लिए सैरगाह बन गया है, घूमने का स्थान बन गया है। इस पाठ के माध्यम से हम इस द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। तो आइए इस द्वीप समूह के बारे में जानने से पहले थोड़ा से जो पाठ में कुछ शब्द कठिन शब्द हैं उन शब्दों को अर्थ को जान लेंगे तो अर्थ को समझने में आसान हो जाएगा। देखिए पहला शब्द यह है आजन्म। तो आजन्म जो शब्द है सबसे पहले यही आपको एक चीज मिल जा रही है, आजन्म। आजन्म शब्द में आप देख रहे हैं आ जो है उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और जन्म आपका मूल शब्द है। और कभी कभी आता है परीक्षा में आजन्म शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, तो आ उपसर्ग हो जाएगा, जन्म आपका मूल शब्द हो जाएगा। लेकिन जब दोनों एक में मिल जाते हैं तो इसका एक नया अर्थ निकलता है, आजन्म जन्म भर संपूर्ण जीवन। आजन्म माने होता है संपूर्ण जीवन, जन्म भर। नेक्स्ट है कारावास। क्या है? कारावास शब्द का अर्थ है जेल में कैद। कारावास कहते हैं ना, इनका आजीवन कारावास हो गया, मीन्स जेल में कैद कर दिए गए, जेल में कैद। नेक्स्ट है यातनाएं। यातना शब्द का अर्थ होता है तकलीफें या कष्ट, जिसे यातना शब्द का अर्थ है तकलीफ या कष्ट। नेक्स्ट है विसर्जन। क्या है? विसर्जन त्याग, छोड़ना। विसर्जन शब्द का अर्थ होता है त्याग करना या छोड़ना। बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा कि कहा जाता है व्यक्ति की अस्थियों को नदी में विसर्जित कर दिया गया। वही विसर्जन शब्द यहाँ पे, विसर्जन कर दिया गया, व्यक्ति की अस्थियां नदी में विसर्जन कर दी गई। विसर्जन माने त्याग, छोड़ देना, त्याग देना। नेक्स्ट है नरभक्षी, आदमी को खाने वाले। जो आदमी को खाता है उसके लिए ये अर्थ दिया, आदमी को खाने वाले के लिए नरभक्षी। यह शब्द आपका एक जगह और काम में आएगा जहां पे आपको पूछा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दीजिए, तो आदमी को खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? नरभक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरभक्षी। नरभक्षी आदमी को खाने वाले। नेक्स्ट है गर्त। गर्त माने होता है गड्ढा, गर्त माने गड्ढा, खाई, गर्त माने गड्ढा। पर्यटक, सैलानी, टूरिस्ट। अनंत जिसका अंत न हो, बहुत ज्यादा। अनंत जिसका कोई और छोर न हो, जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, उसके लिए क्या कहें? अनंत। आच्छादित ढके हुए, कहते हैं ना हिमालय बर्फ से आच्छादित है, हिमालय बर्फ से आच्छादित है, या ऐसे भी कह सकते हो हिमालय जड़ी बूटियों से आच्छादित है। ये भी बातें आपको बोलचाल की भाषा में सुनने के लिए मिलते। आच्छादित मीन्स होता है वो ढके हुए। उपत्यका, उपत्यका आपके लिए नया शब्द होगा। उपत्यका शब्द का अर्थ होता है पहाड़ के पास की जमीन, पहाड़ के नीचे वाले भाग की जमीन को उपत्यका कहा जाता है। तराई या घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदी में उपत्यका कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग पाठ को स्टार्ट करते हैं। क्रांतिकारियों का तपोवन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्रांतिकारियों का तपोवन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर क्रांतिकारियों ने अत्यधिक कष्ट को झेला है, ऐसे स्थान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी भूमिका मैंने पहले ही बता दिया। तो देखिए कह रहा है अंडमान निकोबार की याद आते ही, अंडमान निकोबार
की याद आते ही काला पानी का भयानक चित्र हमारी आंखों के सामने उभर उठता है। करा है कि अंडमान निकोबार की याद आते ही काला पानी जो शब्द लिखा है, इस दोनों तरफ से आप देख रहे हैं एक चिन्ह लगे हैं इन्वर्टेड कामा के, सिंगल इन्वर्टेड कामा, इसे हिंदी में अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इधर भी लगा है और इधर भी लगा है काला पानी। जब कहीं पे आप वाक्य या शब्द लिख रहे हैं, कोई शब्द उसमें मुख्य लग रहा है, तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं या इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखने से जब वो कोई व्यक्ति उसको पढ़ता है या खुद से पढ़ते हो, पहले आपका ध्यान उस अंडरलाइन पे ही जाता है। तो देखिए, तरह है भयानक चित्र हमारी आंखों के सामने उभर उठता है। काला पानी की सजा का नाम सुनते ही भयानक चित्र हमारी आंखों के सामने उभर उठता है। माने ऐसा लगता है कि कितनी यातनाएं, कितना कष्ट यहाँ दिया जाता रहा होगा। आजादी से पूर्व, आजादी से पहले, पूर्व माने पहले, आजन्म माने पूरे जन्म भर कारावास का दंड पाने वाले, आजादी से पहले यहाँ पर आजीवन कारावास का दंड पाने वाले क्रांतिकारियों को इन द्वीपों में रखा जाता था। कहा आजादी से पहले ऐसे क्रांतिकारियों को यहाँ रखा जाता था जिन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला होता था। उन्हें यहाँ भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती थी। यातना मीन्स कष्ट, भोगनी पड़ती थी। भारत माँ के न जाने कितने सपूतों को यहाँ अपने प्राणों का विसर्जन करना पड़ा। विसर्जन माने त्यागना पड़ा। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। ये द्वीप अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अब सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं और बड़ी तेजी से इनका विकास हो रहा है। फिर से देख लें इस लाइन को। कहा भारत माँ के न जाने कितने सपूतों को यहाँ अपने प्राणों का विसर्जन करना पड़ा है, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। ये द्वीप अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अब सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं और बड़ी तेजी से इनका विकास हो रहा है। कहते हैं बहुत समय पूर्व तमिलनाडु के राजा राजन चोल, कौन राजा? राजन चोल ने इन द्वीपों को जीतकर दक्षिण पूर्व एशिया की राजनैतिक सीमा में मिला दिया था। करा है कि कहते हैं कुछ लोग बताते हैं, इतिहास बताता है कि बहुत समय पूर्व माने पहले तमिलनाडु के राजा राजन चोल ने इन द्वीपों को जीतकर दक्षिण पूर्व एशिया की राजनैतिक सीमा में मिला दिया था। उस समय यहाँ रहने वाले आदिवासी छापा मारकर जहाजों को लूट लिया करते थे। क्या करते थे? यहाँ पे निवास करने वाले जो आदिवासी लोग थे, जो समुद्री जहाज यहाँ पर आते थे, वे चुपके से छिपे रहते थे और उन जहाजों को लूट लिया करते थे। तंजौर के एक शिलालेख में यहाँ के आदिवासियों को नरभक्षी बताया गया है। तैजोर के एक शिलालेख में यहाँ पर निवास करने वाले आदिवासियों को नरभक्षी बताया गया है कि मनुष्य के खाने वाले यहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे। इसीलिए इन द्वीपों का नाम थीबू अर्थात शत्रुद्वीप रख दिया गया। इसीलिए इन द्वीपों का नाम शत्रुद्वीप रख दिया गया था। किसी समय ये द्वीप मलय देश के समुद्री डाकुओं
का अड्डे भी थे। कहा किसी समय में यह द्वीप मलय देश के समुद्री डाकुओं को रहने का स्थान था, अड्डे भी थे। वे डाकू यहाँ के निवासियों को दास बनाकर दूर दूर के देशों में बेचा करते थे। कह रहा है कि मलय देश के समुद्री डाकुओं का यह द्वीप अड्डा भी थे। ये डाकू यहाँ के निवास करने वाले आदिवासियों को दास बनाकर दूर दूर के देशों में बेचा करते थे। फिर अनेक शताब्दियां बीत गई, फिर अनेक शताब्दियां, अनेक 100 वर्ष बीत गए। इन द्वीपों की कहानी अंधकार के गर्त में, अंधकार के गर्त में, गर्त मन गड्ढे में, अंधकार के गड्ढे में छिपी रही। सन 1789 में, सन 1789 ईस्वी में आर्किवाल्ड ब्लेयर नामक एक अंग्रेज ने इन्हें फिर से खोज निकाला। तब तक इनकी कहानी उस द्वीप में दबी रही, लेकिन एक अंग्रेज ने इनकी कहानी को फिर से खोज निकाला। इसी खोज के नाम पर प्रमुख बंदरगाह का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया। लेकिन तब भी इन द्वीपों को बसाने की बात किसी के दिमाग में नहीं आई। वो तो खोज निकाला, लेकिन अब इस द्वीप को विकसित करने की बात किसी के दिमाग में नहीं आई। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता के मतवालों को आजन्म कारावास का दंड देकर यहाँ भेजने का निर्णय लिया। क्या किया अंग्रेजों ने? यहाँ पर जो स्वतंत्रता को प्राप्त करने वाले क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास का दंड दे करके इस द्वीप पर भेजने का निर्णय लिया। अंग्रेज इन्हें सबक सिखाना चाहते थे। सबसे पहले स्वाधीनता संग्राम के 200 कैदी यहाँ पर लाए गए। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता के मतवालों को आजन्म कारावास का दंड देकर यहाँ भेजने का निर्णय लिया। अंग्रेज इन्हें सबक सिखाना चाहते थे। सबसे पहले स्वाधीनता संग्राम के 200 कैदी यहाँ पर लाए गए। इन बंदियों का मुख्य काम जंगल साफ करना था। इन बंदियों का मुख्य काम जंगल साफ करना था। उनमें से अधिकांश तो यहाँ की जलवायु से पीड़ित होकर चल बसे, मीन्स मर गए। यहाँ की जलवायु, यहाँ का वातावरण वो झेल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका आना नहीं रुका। ये तो मर गए, लेकिन लगातार क्रांतिकारी कैदी यहाँ पर भेजे जाते रहे। इनका आना नहीं रुका। सन 1942 तक यहाँ यह क्रम चलता ही रहा। सन 1942 तक लगातार यह क्रम चलता रहा। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी पकड़े जाते थे, जिनके आजीवन कारावास होता था, इस द्वीप समूह पर उनको भेज दिया जाता था। काफी दिनों तक केवल देशभक्त कैदी ही यहाँ आते रहे। काफी दिनों तक देशभक्त कैदी यहाँ आते रहे, लेकिन फिर दूसरे भयानक कैदियों को भी यहाँ रखा जाने लगा। पहले तो केवल देशभक्त कैदियों को यहाँ रखा जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद जघन्य अपराध करने वाले कैदियों को भी यहाँ भेजा जाने लगा या रखा जाने लगा। समय समय पर इन बंदियों को जेल से मुक्त कर दिया जाता था। समय समय पर इन कैदियों को मुक्त कर दिया जाता था और उन्हें वहीं अपना घर बसाने की सुविधा दी जाती थी। जो जघन्य अपराधी कैदी होते थे और उनको समय पर मुक्त कर दिया जाता था और उनको वहीं पर घर बसाने की सुविधा दी जाती थी। वापस उन्हें घर नहीं आने दिया जाता था। वे खेती बाड़ी और व्यापार कर सकते थे। उनको ये छूट दी जाती थी, यहाँ पे रह करके आप खेती बाड़ी और व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार इन द्वीपों में नए समाज का उदय हुआ। इसी प्रकार से
इस द्वीप पर नए समाज का उदय हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 में जापानियों ने इन द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 में जापानियों ने द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया था। लगभग 3.5 साल तक, ये क्वेश्चन बन जाएगा बहुवैकल्पिक, जापानियों ने अंडमान निकोबार द्वीप पर लगभग कितने सालों तक शासन किया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जापानियों ने कितने समय तक शासन किया? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाए 3.5 साल तक वे द्वीप इन्हीं के अधिकार में रहे। लाइन फिर से देख लें। दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 में जापानियों ने इन द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया था। लगभग 3.5 साल तक ये द्वीप उन्हीं के अधिकार में रहे। कितने समय तक? 3.5 साल तक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसी समय यहाँ आए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उसी समय यहाँ आए थे और आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उनकी स्मृति में यहाँ के एवरडीन बाजार में नेताजी मैदान और नेताजी क्लब बनाया हुआ है। इस युग में यहाँ के निवासियों को बड़ी यातनाएं सहनी पड़ी। भोजन, वस्त्र आदि की कमी के कारण लोग टेपिओका, शकरकंद और जंगली जड़ों को खा करके तथा टाट आदि पहन करके गुजारा करते थे। अंग्रेजों के पुनः आने के बाद पिनेल सेटलमेंट कैदी उपनिवेश समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों को दोबारा आने के बाद जब जापानियों ने 3.5 साल तक इस पर शासन किया और फिर 3.5 साल के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का पुनः शासन हो जाता है। अंग्रेजों के पुनः शासन आने के बाद पिनल सेटलमेंट कैदी उपनिवेश समाप्त कर दिया गया और सभी लोगों को आजाद कर दिया गया। जितने भी कैदी थे उन कैदियों को मुक्त कर दिया गया जब दोबारा अंग्रेजों ने इस पर शासन करना शुरू किया। उन्हें सरकारी सुविधा पर अपने अपने घरों को लौटने की छूट दे दी गई। इतना ही नहीं किया गया, जो दोबारा अंग्रेज वापस आए उस द्वीप पर शासन करने के लिए जितने भी कैदी थे उनको छोड़ दिया गया और सरकार की तरफ से उन्हें घर लौटने की भी सुविधाएं दी गई। जो यहाँ बसना चाहते थे उन्हें भी सहायता प्रदान की गई। बहुत से लोग भारत लौट आए। उन्हें लौटता देखकर मजदूर भी लौटने का प्रयास करने लगे। जब बहुत सारे लोग भारत वापस लौट रहे थे तो उनको देख करके जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, वो भी भारत लौटने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1941 में यहाँ की जनसंख्या जो 35,000 थी, सन 1946 में घट करके 14,000 रह गई। फिर से देखें इस पैरे को। अंग्रेजों के पुनः आने के बाद पिनल सेटलमेंट कैदी उपनिवेश समाप्त कर दिया गया और सभी लोगों को आजाद कर दिया। उन्हें सरकारी सुविधा पर अपने अपने घरों को लौटने की छूट दे दी गई। जो यहाँ बसना चाहते थे उन्हें भी सहायता प्रदान की गई। बहुत से लोग भारत लौट आए। उन्हें लौटता देखकर मजदूर भी लौटने का प्रयास करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1941 में यहाँ की जनसंख्या जो 35,000 थी, सन 1946 आते आते घटकर 14,000 रह गई। 15 अगस्त 1947 को भारत में अंग्रेजी राज समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? 15 अगस्त 1947 को
भारत में अंग्रेजी राज समाप्त हो गया और तब ये द्वीप भी स्वतंत्र भारत के अंग बने। उसी समय अंडमान निकोबार द्वीप भी स्वतंत्र भारत का एक अंग बना। नवंबर 1956 को इन्हें केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अब इसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार द्वीप को क्या बनाया गया? केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप को कब घोषित किया गया? 1956 में, नवंबर 1956 में। इस प्रकार से दोनों तरीके से इस पर क्वेश्चन बन जाएगा। घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपिता की ओर से चीफ कमिश्नर द्वारा यहाँ का शासन चलाया जाने लगा। कह रहे हैं राष्ट्र इन्हें केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति की ओर से चीफ कमिश्नर द्वारा यहाँ का शासन चलाया जाने लगा। आज भी सेलुलर जेल की इमारत, जो सेलुलर जेल की बिल्डिंग थी, इमारत है, जिसमें देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी का इतिहास लिखा था। कहा आज भी सेलुलर जेल की इमारत, जो बिल्डिंग है जिसमें देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी का इतिहास लिखा था, समुद्र तटवर्ती एक बहुत ऊंचे टीले पर खड़ी है। वह इमारत, वह बिल्डिंग समुद्र के किनारे एक बहुत ऊंचे टीले पर खड़ी है। इस इमारत की 7 भुजाएं थी। कितनी भुजाएं? 7 भुजाएं थी। अब केवल 3 भुजाएं तथा बीच का टावर रह गया है। इस इमारत में कुल 7 भुजाएं थी। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सेलुलर जेल है उसमें कितनी भुजाएं थी? तो उसमें 7 भुजाएं थी। एक क्वेश्चन और बनेगा। अब इस समय केवल कितनी भुजाएं शेष बची हैं? तो केवल इस समय 3 भुजाएं शेष बची हैं और बीच का टावर रह गया है। इस टावर में राजनीति कैदियों के नाम की सूची, इस टावर में राजनीतिक कैदियों की नाम की सूची लगी है। जो भुजाएं गिरा दी गई थी उस भूमि पर अस्पताल की भव्य इमारतें बनी हुई हैं, और जो इसके और भुजाएं थी, अन्य भुजाएं थी और गिरा दी गई हैं, आज उस पर सुंदर भव्य अस्पताल बनाई गई है। अंडमान द्वीप समूह में कुल 204 द्वीप हैं। अंडमान द्वीप समूह में कुल 204 द्वीप हैं। क्वेश्चन इस पर बनेगा, अंडमान द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? अंडमान द्वीप समूह में कुल 204 द्वीप हैं। किसी द्वीप का क्षेत्रफल 1.5 एकड़ का है तो किसी का हजारों एकड़ का। अनंत समुद्र के, अनंत माने जिसकी कोई सीमा न, अनंत समुद्र के बीच में हरे भरे वन प्रदेशों से आच्छादित, आच्छादित माने ढका हुआ या घिरा हुआ, इन द्वीपों का दृश्य बड़ा ही सुहावना लगता है। बृहद अंडमान में, बृहद माने बड़े अंडमान में कुछ पहाड़ियां हैं जो छोटी छोटी उपत्यकाओं का निर्माण करती हैं। उपत्यकाओं का निर्माण करती है माने उपत्यका का अर्थ बताया था, पहाड़ के पास वाली तराई भाग वाली जमीन को उपत्यका कहा जाता है। बृहद अंडमान में कुछ पहाड़ियां हैं जो छोटी छोटी उपत्यकाओं का निर्माण करती हैं। सबसे ऊंची शिखर सैंडल पीक है जो 24 फुट ऊंचा है। लघु अंडमान, लघु माने छोटा अंडमान, प्रायः समतल है। यहाँ नदियां नहीं हैं, छोटे छोटे नाले हैं। साल भर यहाँ एक सा तापमान रहता है। जून से सितंबर तक खूब वर्षा होती है। वर्षा में 12.3 इंच से लगभग, वैसे तो वर्ष का आरंभ मई से हो जाता है।
जो दिसंबर तक चलता रहता है। जनवरी से अप्रैल तक यहाँ वसंत ऋतु रहती है। तो ऋतु जो ऋतु होती है, हिंदी में ऋतुओं की संख्या कुल 6 बताई जाती है। आपको सिर्फ अनुभव होता है गर्मी, बरसात और सर्दी, लेकिन ऋतुओं की संख्या कुल 6 होती है। और बसंत ऋतु जो होती है सबसे सुहावनी ऋतु मानी जाती है और यह ऋतु की सबसे लास्ट ऋतु मानी जाती है। फर्स्ट ऋतु आपकी ग्रीष्म ऋतु से स्टार्ट होती है और प्रत्येक ऋतु 2 महीने की होती है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद शीत ऋतु, शीत के बाद शरद ऋतु, शरद के बाद हेमंत ऋतु और हेमंत के बाद आपकी आ जाती है बसंत ऋतु। इस प्रकार से आपकी 6 ऋतुएं हैं। साल में 6 ऋतु आती है और अनुभव तो विशेष रूप से 3 ऋतुओं का हो पाता है, लेकिन ये बीच बीच में इनका प्रभाव भी रहता है। तो देखिए वही करा है कि अधिकांश प्रदेश सघन वनों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रधान उपज नारियल, सुपारी और रबर है। यहाँ पर जो उत्पादन होता है नारियल, सुपारी और रबर का होता है। आजकल धान की पैदावार बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। पहले यहाँ पे क्या होता था, नारियल, सुपारी और रबर ही होता था, लेकिन इस समय धान की पैदावार को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ की आय का मुख्य साधन, इनकम का मुख्य साधन इमारती लकड़ियां हैं, माने बहुमूल्य लकड़ियां हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में उपयोग में लाई जाती हैं। और दूसरा क्या है, मछली है। यहाँ के निवासी खेती के अतिरिक्त मछली पालन, सूअर पालन और नारियल के पेड़ उगाने का धंधा करते हैं। यहाँ प्लाईवुड, माचिस के लघु उद्योग भी चलते हैं। फलों में यहाँ आम, कटहल, केले, अमरूद, अनानास, खरबूजा और तरबूजा होते हैं। घने जंगलों होने के कारण यहाँ लकड़ी की बहुतायत है। घने जंगल होने के कारण यहाँ लकड़ी बहुतायत माने अधिक मात्रा में मिलती है। इमारती लकड़ी और दिया सलाई बनाने वाली लकड़ी यहाँ खूब मिलती है। दिया सलाई की तीली बनाने के लिए कारखाने के अतिरिक्त यहाँ पर प्लाईवुड बनाने के 3 बड़े कारखाने भी हैं। लकड़ी चीरने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी आरा मिल भी यहीं पर है। खनिज पदार्थों में तेल के मिलने की भी संभावना है। उसके लिए सरकार की ओर से खोज का कार्य चल रहा है। भारत सरकार इस समय इन द्वीपों में सड़कों के निर्माण और छोटे बंदरगाहों के विकास की ओर अधिक ध्यान दे रही है। भारतीय नौसेना का एक बड़ा केंद्र भी यहीं पर है। फिर से देख लें, इस पहले को करा है कि घने जंगल होने के कारण यहाँ लकड़ी की बहुतायत है, लकड़ियां बहुत मात्रा में मिल जाती है। इमारती लकड़ी और दिया सलाई बनाने वाली लकड़ी यहाँ खूब मिलती है। दिया सलाई की तीली बनाने के कारखाने के अतिरिक्त यहाँ पर प्लाईवुड बनाने के 3 बड़े कारखाने भी हैं। लकड़ी चीरने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी आरा मिल भी यहीं पर है। खनिज पदार्थों में तेल के मिलने की संभावना है। उसके लिए सरकार की ओर से खोज का कार्य चल रहा है। भारत सरकार इस समय इन द्वीपों में सड़कों के निर्माण और छोटे छोटे बंदरगाहों के विकास की ओर अधिक ध्यान दे रही है। भारतीय नौसेना का एक बड़ा केंद्र भी यहाँ पे है। क्या कर रहा है, भारतीय नौसेना का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। अंग्रेजों के शासन काल में यहाँ शिक्षा का
कोई प्रबंध नहीं था। कहां पे शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था? अंडमान निकोबार द्वीप पे। लेकिन अब यहाँ पर निरंतर स्कूल खोले जा रहे हैं। निरंतर माने लगातार स्कूल खोले जा रहे हैं। इस समय यहाँ पर 7 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 1 डिग्री कॉलेज तथा अनेक माध्यमिक विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब लगातार कई स्कूल खोले जा रहे हैं और उसमें उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राइमरी विद्यालय भी खोले गए हैं। यहाँ का समुद्री तट बहुत सुंदर है। अंडमान द्वीप समूह का जो समुद्री तट है बहुत सुंदर है। नारियल के पेड़ और सघन वन प्रदेशों की हरियाली, सघन माने बहुत घने, वन प्रदेशों की हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर बुलाती है। पर्यटक अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, यहाँ पे आते हैं। इस दृष्टि से भी इन द्वीपों का विकास किया जा रहा है। पर्यटक अधिक आते हैं, इस दृष्टि से भी यह द्वीपों का अधिक विकास किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के किसान परिवार यहाँ पर बसाए जा रहे हैं। आकाशवाणी का केंद्र भी खुल गया है। थोड़ी सी आबादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध सभी हैं। इस तरह भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं और उनके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर आदि, लेकिन धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं दिखाई देती। अन्य धर्म अवलंबी, दूसरे धर्म को मानने वाले लोग भी मंदिर में जाकर शरणा अमृत ले सकते हैं और विवाह में भी जाति और प्रांत का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। सभी यहाँ पर भारतवासी हैं और उनकी कामकाज की भाषा हिंदी है। बंगाली शरणार्थियों के पहुंचने के कारण यहाँ बांग्ला का प्रचार भी हो चला है। कह रहे हैं कामकाज की भाषा हिंदी है, लेकिन बंगाली शरणार्थी जब आए तो उनके आने के कारण बांग्ला का प्रचार भी हो चला है। सभी स्त्रियां, सभी महिलाएं साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर रहने वाली सभी महिलाएं साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। पुरुष धोती और कुर्ते और कोट पतलून का प्रयोग करते हैं। अंडमान द्वीप समूह पर रहने वाले पुरुष धोती, कुर्ता, कोट, पतलून का प्रयोग करते हैं। जो थोड़े से वार्मी लोग हैं वे अपने रीत नियमों और अपने ही पहनावे को स्वीकार करते हैं। जो थोड़े से विकसित लोग हैं, बड़े लोग हैं, वे अपने रीत और नियमों को, अपने ही पहनावों को स्वीकार करते हैं। भारत से मनुष्य ही वहां नहीं गए, भारत से केवल मनुष्य ही नहीं गए, हाथी भी गए हैं जो प्रशिक्षित होकर लट्ठे ढोने का काम करते हैं। भारत से मनुष्य के अलावा वहां पे जानवरों को भी भेजा गया और ऐसा जानवर जो प्रशिक्षण लेकर के वहां लकड़ी ढोने का काम करते हैं। भारत से मनुष्य ही नहीं गए, हाथी भी गए हैं जो प्रशिक्षित होकर लट्ठे ढोने का काम करते हैं। लघु अंडमान में, लघु माने छोटे अंडमान में रहने वाले आदिवासी ओगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओगी कहलाते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। लघु अंडमान में निवास करने वाले आदिवासियों को क्या कहा जाता है? तो ओगी कहा जाता है। उनको ओगी कहा जाता है। दक्षिण और मध्य अंडमान में जारवा जाति के लोग रहते हैं। दक्षिण और मध्य अंडमान में जारवा जाति के लोग रहते हैं। सेंटिनेरी द्वीप समूह में सेंटिनेरी
निकोबार में निकोबारी और ग्रेट निकोबार में शोपेन जाति के लोग बसते हैं। निकोबारी हिंदू चीन जाति से बहुत मिलते जुलते हैं। हिंदी चीनी जाति से बहुत मिलते जुलते हैं। अंडमान में बसने वाली जातियों से हर क्षेत्र में आगे हैं। कह रहे हैं कि निकोबारी हिंदी चीन जाति से बहुत मिलते जुलते हैं। कौन? निकोबारी लोग। अंडमान में बसने वाली जातियों से हर क्षेत्र में ये क्या होते हैं? आगे होते हैं। तो इतना आपका रहा जिसमें आपके क्रांतिकारियों से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कौन कौन सी फसलें, आय के क्या क्या साधन हैं और यहाँ के लोग किस प्रकार के कपड़े, पुरुष किस प्रकार की महिलाएं पहनती हैं और इस द्वीप का नाम पहले क्या था, बाद में चेंज करके क्या रख दिया गया और जापान ने कितने वर्षों तक इस पर शासन किया, दोबारा अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ, इन सब बातों के बारे में इन पैराग्राफों में हमने चर्चा किया। और नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़ी जो आगे की कहानी है उसको हम फिर से बताएंगे और इसको जोड़ेंगे।